बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मैंने पहले अपने 2 लेक्चर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में दिए थे, तो अब मैं लेकर आया हूँ आपको सर्वे सेकंड। तो सर्वे सेकंड में हम लोग यूनिट फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में क्या है, हम लोग सबसे पहले कंटूरिंग पढ़ते हैं, जो आपका यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। कंटूरिंग क्या होता है, जैसे हम लोग देखते होंगे, हम लोग ग्राउंड सरफेस पर हम लोग क्या करते हैं, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे थेडोलाइट हो गया, ऑटो लेवल हो गया, इनके द्वारा ग्राउंड सरफेस के लेवलिंग के बारे में जानकारी निकालते हैं। तो हम लोग इसका कंटूरिंग क्या होता है, कंटूरिंग में हम एक समान वाले आरएल के बिंदुओं को ज्ञात करते हैं तथा उन्हें नक्शे पर प्रदर्शित करते हैं, जो एक समान आरएल होते हैं। तो हम लोग परिभाषा देख लेते हैं, जो आप लोग को एग्जाम पर लिखनी है। तो परिभाषा क्या लिखनी है, ग्राउंड सरफेस पर लेवलिंग के द्वारा स्थित एक समान वाले बिंदुओं को खोजना और उन्हें मैप पर प्लॉट करके एक समान आरएल वाले बिंदुओं को नक्शे पर प्रदर्शित करना कंटूरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, कंटूरिंग। और उसके द्वारा बने मैप को कंटूर मैप कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटूर मैप। मतलब कि जब हम लोग ग्राउंड सरफेस पर लेवलिंग करेंगे, ठीक है, तो हमको कुछ एक समान वाले आरएल प्राप्त होंगे। मतलब आरएल तो बहुत सारे प्राप्त होंगे, कुछ एक समान होंगे, मतलब जो उनकी डिजिट प्राप्त होगी वो एक तरह की होगी और कुछ की डिजिट अलग अलग तरह की होगी। उनको हम नक्शे पर प्रदर्शित करेंगे। लेकिन किसको प्रदर्शित करेंगे, जिनका एक समान वाले आरएल, मतलब जिनका आरएल एक समान हो, उनको प्लॉट करेंगे। उन्हीं को क्या कहते हैं, कंटूरिंग। अब मैप पर जो ग्राफ होगा उस पर जो कंटूरिंग बन जाती है उसको हम क्या कह देते हैं, कंटूर मैप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेवलिंग की। तो देखिए लेवलिंग क्या होता है। लेवलिंग में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मान लीजिए कोई पृथ्वी है, उस पृथ्वी का कोई एक बिंदु ले लेते हैं। अगर हमको उसका एलिवेशन लेना है तो हम उसी के आसपास का एक रेफरेंस लेवल या बॉटम लेवल ले लेते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, लेवलिंग सर्वे, लेवलिंग कहते हैं। लेवलिंग मतलब कि समुद्र तल जो मीन सी लेवल होता है उसका एक पॉइंट पृथ्वी सतह तक, ठीक, तो इसको पढ़ लेते हैं। मीन सी लेवल के सापेक्ष धरातल पर स्थित अलग अलग बिंदुओं की उच्चता ज्ञात करने को लेवलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लेवलिंग। लेवलिंग सर्वे की वह शाखा है जिसके अंतर्गत धरातल पर किसी भी बिंदु का एलिवेशन किसी भी रेफरेंस लेवल और बॉटम लेवल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मीन सी लेवल में। मीन सी लेवल क्या होता है, समुद्र में बनने वाले टाइड्स की एवरेज हाइट। जैसे हम लोगों ने देखा होगा समुद्र में टाइड आते हैं, जैसे हाई टाइड हो गया, लो टाइड हो गया, तो जो टाइड्स आते हैं उनकी एवरेज हाइट, मतलब उनकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, उसका हम एवरेज लेते हैं, उसी को मीन सी लेवल कहते हैं। ठीक है, देखिए बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है, आप लोग इसको पूरा एंड तक देखिएगा और ये पूरा लेक्चर आज डिस्कस हो जाएगा। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, मीन सी लेवल कहते हैं। इसकी जो गणना की जाती है, जो इसका कैलकुलेशन किया जाता है, वो 19 वर्षों में किया जाता है। 19 वर्षों के एवरेज मान के आधार पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप जाते हैं बेंचमार्क में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने बेंचमार्क तो जानते ही होंगे, बेंचमार्क क्या होता है, आप लोगों ने लिया भी होगा। तो बेंचमार्क क्या होता है, जब हम लोग सर्वे करते हैं तो हम लोग एक ऐसा स्थायी बिंदु लेते हैं या रेफरेंस मानते हैं कि जिसके ऊपर, मतलब एक ऐसा बेंचमार्क जिसके ऊपर की सारी बिंदुएं क्या होगी, अलग अलग। मतलब जैसे अगर हम लोग कोई पृथ्वी सतह लेंगे और हम उसका बेंचमार्क ना मानेंगे तो हमको मतलब एक कहीं राइज मिलेगा, कहीं फॉल मिलेगा, तो हम उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं प्राप्त कर सकते। तो हम लोग इसलिए बेंचमार्क मानते हैं। तो बेंचमार्क में क्या करते हैं, नॉन आरएल की वह स्थायी बिंदु, एक ऐसा स्थायी बिंदु लेते हैं जिसको रेफरेंस मार्क कर अन्य बिंदुओं की उच्चता की गणना की जाती है। क्या की जाती है, गणना करते हैं, उसे बेंचमार्क कहते हैं। ठीक है, इसे निम्न 4 भागों में बांटा गया है। पहला है, 4 भाग कौन कौन से हैं, जीटीएस, इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। फिर होता है पीबीएम, परमानेंट बेंचमार्क, टीबीएम, टेम्परेरी बेंचमार्क, और एबीएम, आर्बिट्री बेंचमार्क। समझ में आ गया, ये 4 प्रकार के होते हैं, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, परमानेंट बेंचमार्क, टेम्परेरी बेंचमार्क और आर्बिट्री बेंचमार्क। समझ में आ गया। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। देखिए एक चीज इसमें यह है कि जो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे है वो कराची से लिया गया है। कहां से लिया गया है, कराची से। सबसे पहले भारत में कराची से ही लिया गया था। जीटीएस का जो बेंचमार्क है वो कराची से लिया गया था, लेकिन बाद में इसको बदलकर मुंबई बना दिया गया। क्या बना दिया गया, मुंबई।
अब हम लोग आरएल की बात करते हैं। जो हम अभी तक हम बात करते आए हैं कि आरएल क्या होता है, आरएल को कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो होता क्या है आरएल वो समझ लीजिए। धरातल पर स्थित किसी बिंदु, जो मान लीजिए पृथ्वी सतह है, ये पृथ्वी सतह है, ठीक है, ये पृथ्वी सतह हो गई। तो इसके ऊपर पृथ्वी सतह है, इसके ऊपर मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ठीक। इस बिंदु की, ये जो बिंदु है, इस बिंदु के नीचे मान लीजिए यहाँ पे कहीं समुद्र तल होगा, और इस समुद्र तल की ये बिंदु, इसके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहलाती है, आरएल कहलाती है। मतलब धरातल पर स्थित किसी बिंदु तथा समुद्र तल के बीच, धरातल पर स्थित किसी बिंदु तथा समुद्र तल के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को आरएल कहते हैं। क्या कहते हैं, आरएल। आप लोग इधर देख सकते हैं, ये है आरएल। ये आपका मीन सी लेवल है, ये ऊपर की पृथ्वी सतह है, ये आपका आरएल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ कि पर्पज क्या होता है, कंटूरिंग का पर्पज। तो देखिए कंटूरिंग का पर्पज क्या होता है, क्षेत्र के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। क्षेत्र समतल है या नहीं उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं कंटूरिंग से। फिर है कि इसका जो साइट सिलेक्शन करते हैं, कंटूरिंग के लिए हम जो साइट सेलेक्ट करते हैं उसको कंटूर मैप में देख कर किया जाता है। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट को जब सिलेक्ट करते हैं तो कंटूर मैप की सहायता से देखकर किया जाता है। सड़क, रेलवे, नहर, इनका जब डिजाइन या इनका अलाइनमेंट जब सेट किया जाता है तो कंटूर की सहायता से किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे इंजीनियरिंग कार्यों में जो अर्थवर्क की गणना की जाती है किससे की जाती है, कंटूरिंग की सहायता से की जाती है। फिर हम मैप्स को, जो कंटूर मैप होता है उसकी सहायता से किसी भी नदी या नाले का कैचमेंट एरिया पता कर लेते हैं, ठीक है। फिर कंटूर मैप की सहायता से किसी भी जलाशय की क्षमता को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। फिर देखिए किसी भी दशा में या किसी भी डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शन खींच सकते हैं। मतलब किसी भी दशा में या किसी भी डायरेक्शन में हम लोग क्रॉस सेक्शन खींच सकते हैं। फिर है कंटूर मैप की सहायता से अपवर्ड या डाउनवर्ड ढाल का पता लगाया जाता है। मतलब कंटूर मैप की सहायता से हम लोग क्या पता करते हैं कि कहाँ पर राइज है, कहाँ पर फॉल है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर है कंटूर मैप से भूमि के कंडीशन जैसे ढालू, पहाड़ी, समतल आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं। कंटूर मैप से हमको भूमि की कंडीशन भी पता चलती है कि भूमि स्लोप में है, मतलब हिल में है, प्लेन है, इस सब चीजों की जानकारी हमको प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कंटूर लाइन क्या होता है। देखिए भूमि पर स्थित एक समान आरएल वाले बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त हुई काल्पनिक लाइन को कंटूर लाइन कहते हैं। भूमि पर स्थित एक समान आरएल वाले बिंदुओं को मिलाने वाली, अभी जो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर बताया था कि कंटूर क्या होता है, उसी से है कि कंटूर, हम तो जान गए कंटूर क्या होता है कि हम लोग एक समान आरएल वाले को आरएल मिलाएंगे, उनसे जो हमको मैप प्राप्त होगा उसको कंटूर मैप कहते हैं। लेकिन कंटूर लाइन क्या होता है, जब हम इनको मिलाते हैं एक समान वाले आरएल को तो हमको एक काल्पनिक रेखा प्राप्त होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कंटूर लाइन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोगोनिक लाइन क्या होती है। देखो भूमि पर स्थित एक समान मैग्नेटिक डिक्लेरेशन वाले बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त हुई लाइन को क्या बोलते हैं, आइसोगोनिक लाइन कहते हैं। भूमि पर स्थित एक समान मैग्नेटिक डिक्लेरेशन वाले बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त हुए लाइन को आइसोगोनिक लाइन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आइसोक्लिनिक लाइन में। आइसोक्लिनिक लाइन क्या होता है, आइसोक्लिनिक लाइन ग्राउंड सरफेस पर स्थित एक समान मैग्नेटिक ऑफ डिप या एंगल ऑफ डिप वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन पर मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, आइसोक्लिनिक लाइन। मतलब ग्राउंड सरफेस पर स्थित एक समान मैग्नेटिक ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप वाले बिंदुओं को मिलाने से जो लाइन प्राप्त होती है उसे आइसोक्लिनिक लाइन कहते हैं। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखना कि मैग्नेटिक डिप की वैल्यू जो होती है वो 0 से 90 डिग्री की होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कंटूर इंटरवल। अब देखो कंटूर इंटरवल की डेफिनेशन आप लोग खुद से बता सकते हैं। देखिए मैं अभी आप लोग को नहीं दिखाता हूँ, आप लोग पहले डायग्राम देख लीजिए। ये आप लोग को कंटूर इंटरवल का डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कंटूर बना हुआ है, ठीक। अब देखिए ये कंटूर लाइन है, ये दिख रहा है ना आप लोग को, ये दिख रहा होगा कंटूर लाइन है ये। अब इन कंटूर लाइन जब ये देखिए ये पूरे वर्टिकल डायरेक्शन में कंटूर लाइन, अब यही समझना है कंटूर इंटरवल क्या होता है। कंटूर इंटरवल होता है मतलब जब हम लोग दो लाइन, जो दो क्रमागत लाइन होती है, जो दो क्रमागत कंटूर लाइन होती है,
उनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस, ये लाइन खुद में वर्टिकल है। अब मान लीजिए ये है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये भी एक कंटूर लाइन है, यहाँ पर भी एक कंटूर लाइन बनेगा, यहाँ पे भी एक कंटूर लाइन, इस तरह कई सारी होगी। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल होगी। तो दो क्रमागत कंटूर लाइन के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को कंटूर इंटरवल कहते हैं। ठीक, और इसी को एक और बोलते हैं कि दो क्रमागत कंटूर लाइन के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं। ये पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, तो ये आप लोगों को नहीं भूलना है। ये डायग्राम आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग एक बार डेफिनेशन भी देख लीजिए कि कंटूर इंटरवल क्या होता है। दो क्रमागत या कंजुगेटिव लाइन को, कंजुगेटिव लाइन कंटूर के बीच या दो क्रमागत कंटूर लाइन के बीच वर्टिकल दूरी को कंटूर इंटरवल कहते हैं। कंटूर इंटरवल पर्पज ऑफ सर्वे, नेचर ऑफ ग्राउंड, स्केल ऑफ मैप तथा टाइम पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग। देखिए ये थोड़ा सा मतलब हाई लेवल का है, तो आप लोगों को मैं पॉलिटेक्निक के हिसाब से बताता चलता हूँ। ठीक है, आप लोग देखते चलिए। ये देखिए अभी मैंने बताया हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंटेशन क्या होता है। देखिए हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है, ग्राउंड सरफेस पर स्थित किन्हीं दो क्रमागत कंटूर लाइन के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं। ये यहाँ पर इक्विवेलेंस से लिखा है तो इसको इक्विवेलेंट कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है, ग्राउंड सरफेस पर स्थित किन्हीं दो क्रमागत कंटूर लाइन के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं। समझ गए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रेडियंट ऑफ कंटूर क्या होता है। देखिए किसी भी मैप पर स्थित कंटूर इंटरवल, किसी भी मैप पर स्थित कंटूर इंटरवल तथा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट के अनुपात को ग्रेडियंट ऑफ कंटूर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ कंटूर। किसी भी मैप पर स्थित, मान लीजिए कोई मैप है, उस पर कंटूर इंटरवल तथा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट के अनुपात को ग्रेडियंट ऑफ कंटूर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ कंटूर। ठीक, देखिए ये हम ग्रेडियंट कंटूर इंटरवल को हम CI से रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट को HE से रिप्रेजेंट करते हैं। तो tan थीटा बराबर CI अपॉन HE, थीटा बराबर tan इनवर्स CI अपॉन HE। हम लोगों ने देखा है कि हम कंटूर इंटरवल कैसे किसको कहते हैं, दो क्रमागत कंटूर लाइन के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, इनके बीच में एंगल थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, CI अपॉन HE। तो थीटा हमको निकालना है, तो tan इनवर्स CI अपॉन HE। समझ में आ गया। देखिए कुछ कंटूर लाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, वो क्या है देख लीजिए। जैसे एक कंटूर लाइन जहां से आरंभ होगी वहीं पर समाप्त होगी, इसी को हम क्लोज कंटूरिंग भी कहते हैं। ठीक है, एक कंटूर लाइन जहां से आरंभ होती है वहीं पर समाप्त होगी, उसे हम क्लोज कंटूरिंग कहते हैं। फिर क्या है, ये कोई भी दो कंटूर लाइन ना तो आपस में मिलती हैं और ना ही एक दूसरे को काटती हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है कंटूर लाइन के, तो कंटूर लाइन क्या होता है, कोई भी दो कंटूर लाइन ना तो आपस में मिलेगी और ना ही एक दूसरे को काटती है। ठीक है, फिर है ओवरहैंगिंग क्लिफ के कंडीशन में, ओवरहैंगिंग क्लिफ के कंडीशन में कंटूर लाइन एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत होती है। ओवरहैंगिंग क्लिफ की कंडीशन में कंटूर लाइन एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत होती है। फिर है वैली। यदि किसी कंटूर लाइन में मैप, देखिए इसको मैं आपको थोड़ा नॉर्मल समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, जब भी आप कोई कंटूर लाइन बनाएंगे तो कंटूर लाइन का मान जब अंदर की ओर मतलब सेंटर की तरफ घट रहा हो, मतलब कैसे कि ऊपर से आइए 100, 90, 80, 70, 60, 50 ऐसे घट रहा हो सेंटर की तरफ, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वैली को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर सेंटर से बाहर की तरफ बढ़ रहा हो, जैसे सेंटर पर 10 हो, 20 हो, 30, 40, 50 सेंटर से बाहर की तरफ बढ़ रहा हो, तो ये हिल को रिप्रेजेंट करता है। किसको, हिल को। ये आप लोग मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, नोट पॉइंट आप एक देख लीजिए कि किसी भी सरफेस पर स्थित न्यूनतम बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन को वैली लाइन कहते हैं। किसी भी सरफेस पर स्थित न्यूनतम बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, वैली लाइन कहते हैं। तथा हाईएस्ट पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को रिज लाइन कहते हैं। अब देखिए मैंने आपको उधर ओवरहैंगिंग क्लिफ बताया था, इधर वर्टिकल क्लिफ हो गया। ओवरहैंगिंग और वर्टिकल क्लिफ के ही
कंडीशन पे आपको दिखने को मिलेगा कि जो कंटूर लाइन है वो एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होंगी या तो स्पर्श करती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, तो इसमें वर्टिकल क्लिफ में एक वर्टिकल चट्टान में कंटूर लाइन एक दूसरे को स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है और उसमें काटती हुई प्रतीत होती है। नोट है, एक नोट देख लीजिए। नोट में क्या है कि कंटूर मैप ड्रॉ करते समय यदि कंटूर लाइन एक दूसरे से दूर जाती है, जब हम कोई कंटूर मैप ड्रॉ करते हैं तो कंटूर मैप ड्रॉ करते समय कंटूर लाइन एक दूसरे से दूर जाती है तो उसके द्वारा बनने वाला स्लोप जेंटल स्लोप कहलाएगा। मान लीजिए कोई तो कंटूर लाइन है, जब एक दूसरे से दूर जाने लगेंगी तब हमको जो स्लोप प्राप्त होगा उसको जेंटल स्लोप कहेंगे। जब कुछ समय बाद थोड़ा सा पास आने का प्रयास करेंगे तो उससे जो स्लोप बनेगा उसको स्लोप स्टीप स्लोप कहेंगे। और जब पूर्ण रूप से क्लोज आ जाएंगी तब उससे जो हमको स्लोप प्राप्त होगा उसको यूनिफॉर्म स्लोप कहेंगे। ठीक है, अगर आप लोग कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट पे आप लोग लिख सकते हैं, तो मैं उसका आप लोगों को डिस्कस दोबारा कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें एक चीज और है जो मैंने अभी आपको बताया कि यदि कंटूर लाइन का मान, जो कंटूर लाइन में जो RL का मान होता है आउटर से सेंटर की तरफ बढ़ रहा हो, आउटर से सेंटर की तरफ बढ़ रहा हो तो ये हिल को प्रदर्शित करेगा। और यदि RL की वैल्यू सेंटर से आउटर की तरफ बढ़ रहा हो तो तालाब को प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया? अभी मैंने बताया ना यही चीज। ठीक, मतलब बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ। कहने का मतलब बस थोड़ा सा डिफरेंस, जैसे मैं बोल दूं कि मैं बाहर से अंदर की तरफ बढ़ेगा और उसी को दूसरे शब्द में बोल दूं कि अंदर से बाहर से नहीं, अंदर से बाहर की तरफ बढ़ेगा, मैं बोल दूं, फिर मैं बोल दूं बाहर से अंदर की तरफ घटेगा, वही हो गया ना। तो उसके पिछले वाले में और इस वाले में देख लीजिएगा, ये लिखा, आप लोग पढ़ सकते हैं ना, आप लोग देख लीजिएगा। आप अगर कोई भी कंफ्यूजन हो कहीं पर हो तो आप लोग कमेंट पे लिखिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, ताकि क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं आप लोगों के, आप लोगों की इसकी मिल गई होगी तो एग्जाम भी आ रहे हैं, आप लोग अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेथड ऑफ कंटूरिंग क्या होता है। देखिए, मेथड दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। कंटूरिंग के दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। डायरेक्ट मेथड देखो क्या होता है। डायरेक्ट मेथड में हम कुछ नहीं करते हैं, हम छोटे एरिया का कंटूरिंग करते हैं। आप लोगों को सीधा शब्दों में बताता हूँ, छोटे एरिया का कंटूरिंग किया जाता है। ठीक है, इसमें लार्ज स्केल पर कंटूरिंग कार्य करते हैं। ठीक है, कंटूर मैप बनाया जाता है, ये एक्यूरेट रिजल्ट होता है, इसके द्वारा हमको एक्यूरेट रिजल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, इस मेथड में क्या करते हैं, जिस भी एरिया का हमको कंटूरिंग करना होता है उस एरिया के सेंटर पॉइंट पर लेवल इंस्ट्रूमेंट को रख दिया जाता है। ठीक है, तथा उसी सेंटर से आसपास के जितने भी बिंदु होते हैं उनका RL ज्ञात कर लिया जाता है तथा एक समान RL वाले बिंदुओं को मिलाकर कंटूर मैप तैयार कर लिया जाता है। और ये मेथड थोड़ा सा धीमा होता है, मतलब इसमें समय ज्यादा लगता है और ये अनइकोनॉमिकल होता है। समझ में आ गया? जैसे आप लोग ये देख रहे होंगे, ये मैंने मान लीजिए एक एरिया लिया है, ठीक है, और ये लेवल इंस्ट्रूमेंट रखा, तो अब इस एरिया की ये बिंदु है, इन बिंदुओं के आसपास क्या करेंगे, इन बिंदुओं का हम RL ज्ञात कर लेंगे। मान लीजिए इसका RL हमको 100 मिला, इसका RL 100 मिला, इसका RL 100 मिला, इसका RL 100 मिला, तो इन सबको मिला लेंगे और इनसे जो हमको मैप प्राप्त होगा, ये लाइन प्राप्त होगी, इसको क्या बोलेंगे, कंटूर मैप बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इनडायरेक्ट मेथड में। दो मेथड मैंने बोला, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, इस मेथड के द्वारा किसी भी एरिया का कंटूरिंग, इस मेथड के द्वारा किसी भी एरिया का कंटूरिंग स्क्वायर तथा क्रॉस सेक्शन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, स्क्वायर और क्रॉस सेक्शन के रूप में। ठीक है, यह मेथड इनएक्यूरेट मेथड होता है। ठीक, नेक्स्ट है, इस मेथड में टाइम कम लगता है तथा यह इकोनॉमिकल भी होता है। इस मेथड में बहुत कम समय लगता है तथा यह इकोनॉमिकल होता है। तीनों पॉइंट फिर से समझ लीजिए। इस मेथड के द्वारा एरिया कंटूरिंग किया जाता है। कैसे किया जाता है, स्क्वायर और क्रॉस सेक्शन के रूप में, मतलब कोई भी बड़ा एरिया है उसको स्क्वायर में डिवाइड कर देंगे, क्रॉस सेक्शन में काट लेंगे, इसके बाद उसका हर एक बिंदु का RL ज्ञात करके कंटूर मैप तैयार कर लेंगे। दूसरा है कि ये इनएक्यूरेट मेथड होता है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि जो डायरेक्ट मेथड होता है वो एक्यूरेट मेथड होता है, लेकिन ये इनएक्यूरेट मेथड होता है। ये मेथड में टाइम कम लगता है, जबकि डायरेक्ट मेथड में समय ज्यादा लग रहा था और वो अनइकोनॉमिकल था, लेकिन ये इकोनॉमिकल होता है। इसको हमने निम्न भागों में बांटा हुआ है। जैसे सबसे पहला स्क्वायर मेथड है,
दूसरा क्रॉस सेक्शन मेथड है, तीसरा रेडियल मेथड है। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? स्क्वायर मेथड की। ठीक, देखिए स्क्वायर मेथड क्या होता है। स्क्वायर मेथड में कि इस मेथड में कंटूरिंग स्मॉल स्केल पर किया जाता है। ठीक है, जब कंटूरिंग का स्मॉल स्केल पर होगा तथा देखिए कंटूरिंग कार्य क्या होगा, स्मॉल स्केल पर किया जाएगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को सेंटर पर रखेंगे, जो मैंने अभी आपको इसके पहले बताया। आपने स्मॉल स्केल पर इसकी कंटूरिंग किया, इसमें एरिया को छोटे छोटे स्क्वायर पार्ट में डिवाइड कर दिया तथा हर एक स्क्वायर पॉइंट के बिंदु पर सेंटर पॉइंट पर इंस्ट्रूमेंट को रखकर उसके हर एक बिंदु का आरएल ज्ञात कर लेंगे तथा एक समान वाले आरएल बिंदुओं को मिलाकर मैप तैयार कर लेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए क्रॉस सेक्शन मेथड क्या होता है। क्रॉस सेक्शन मेथड में देखिए थोड़ा लाइट चली गई है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। वैसे दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है तो मैनेज कर लीजिएगा। क्रॉस सेक्शन मेथड क्या होता है? इस मेथड के द्वारा सामान्य रूप से सड़क रेलवे लाइन का कंटूर मैप तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सड़क रेलवे लाइन का कंटूर मैप तैयार करने के लिए प्रयोग करते हैं। इस मेथड में स्मॉल स्केल का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? स्मॉल स्केल का। तथा यह मेथड भी इनएक्यूरेट मेथड होता है। क्या होता है? इनएक्यूरेट मेथड। इस मेथड में एरिया या प्लॉट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बांटकर स्क्वायर बना लिया जाता है। उसके बाद प्रत्येक इंटरसेक्टिंग पॉइंट का रेडियस लेवल ज्ञात करके कंटूर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे? कि जो भी एरिया है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बांट लेंगे तथा उसका स्क्वायर बना लेंगे तथा इसके बाद उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट का आरएल निकालकर कंटूर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। समझ में आ गया? क्रॉस सेक्शन मेथड आ गया। अब आपका एक बचा रेडियल मेथड। तो देखिए रेडियल मेथड क्या होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंस क्या होता है। देखिए हम लोग इसके आगे पहले पढ़ चुके हैं कि डायरेक्ट मेथड होता क्या है, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड में हम स्मॉल स्केल पर हर चीज मतलब लार्ज स्केल पर हर चीज करते हैं तथा स्मॉल एरिया के लिए करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड के हम 3 विधि पढ़े हैं, स्क्वायर मेथड, क्रॉस सेक्शन मेथड, रेडियल मेथड। अब हम लोग इनके बीच का डिफरेंस जान लेते हैं। देखिए डिफरेंस क्या होता है कि डायरेक्ट मेथड एक्यूरेट होता है, टाइम टेकन होता है, लार्ज स्केल पर कंटूरिंग कार्य किया जाता है, स्मॉल एरिया के लिए किया जाता है। इस मेथड का उपयोग यूनिफॉर्म स्लोप वाले क्षेत्रों के लिए किया जाता है। ठीक है, तथा यह विधि अनइकोनॉमिकल होती है। इस विधि में क्षेत्र में कंटूरिंग कार्य करना कठिन होता है। ठीक है ना। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि इनडायरेक्ट कंटूरिंग क्या होता है। इनडायरेक्ट कंटूरिंग में इनएक्यूरेट मेथड होता है, मतलब ये जो इनडायरेक्ट कंटूरिंग होता है वो इनएक्यूरेट मेथड होता है। ठीक, फिर है इस मेथड में लार्ज स्केल पर कंटूरिंग कार्य नहीं किया जाता है तथा बड़े क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस विधि में समय कम लगता है तथा इकोनॉमिकल विधि है। इस विधि में बड़े एरिया को छोटे छोटे स्क्वायर में कन्वर्ट करके कंटूरिंग की जाती है। फिर यह विधि सामान्यतः ऊबड़ खाबड़ होती है तथा ऊबड़ खाबड़ ग्राउंड के लिए उपयोगी होती है। आप सीधे सीधे ये बोलिएगा कि यह विधि जो होती है वो ऊबड़ खाबड़ ग्राउंड के लिए उपयोगी होती है। इस विधि का उपयोग सड़कों, रेल मार्ग, नहरों के लिए किया जाता है। किसके लिए? सड़कों, रेल मार्ग, नहरों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इंटरपोलेशन ऑफ कंटूरिंग क्या होता है। किसी भी कंटूरिंग मैप में रिक्वायर्ड आरएल वाले बिंदुओं को खोजना ही क्या कहलाता है? इंटरपोलेशन ऑफ कंटूरिंग कहलाता है। किसी भी कंटूरिंग मैप में रिक्वायर्ड आरएल वाले बिंदुओं को खोजना ही क्या कहलाता है? इंटरपोलेशन ऑफ कंटूरिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, इसको हम लोग 3 भागों में बांटा हुआ है इंटरपोलेशन ऑफ कंटूरिंग को। सबसे पहला है एस्टिमेशन मेथड, दूसरा है अर्थमेटिक कैलकुलेशन मेथड, तीसरा है ग्राफिकल मेथड। तो एस्टिमेशन मेथड क्या होता है? एस्टिमेशन मेथड क्या होता है? देखिए एस्टिमेशन मेथड में यह मेथड इनएक्यूरेट मेथड होता है। ठीक, दूसरा, इस मेथड को जनरली छोटे एरिया के लिए प्रयोग किया जाता है। इस मेथड का प्रयोग यहाँ किया जाता है छोटे एरिया के लिए। इसको आप सीधे सीधे शब्दों में समझिए कि मान लीजिए कोई ग्राउंड है, उसका हमने कंटूरिंग कार्य किया और हमने कोई 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है तो हमने 2 बिंदुओं का एक समान आरएल था, उनको कनेक्ट करना है तथा उनके बीच के बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो हम 2 बिंदुओं का आरएल ज्ञात करके उसके बीच वाले बिंदुओं को अनुमान लगाकर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इस मेथड में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच अनुमान लगाकर तीसरे बिंदु को प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अर्थमेटिक कैलकुलेशन मेथड में।
इस मेथड में भी सब कुछ सेम है, बस ये एक्यूरेट मेथड होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें दो आर एल के बीच की दो आर एल निकाल कर उनके बीच का डिफरेंस ज्ञात करते हैं। ठीक, यह मेथड टाइम टेकन होता है क्योंकि इसमें हर चीज कैलकुलेशन के पर बेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, ग्राफिकल मेथड की तरफ। ग्राफिकल मेथड क्या होता है? ग्राफिकल मेथड, यह मेथड एक्यूरेट मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड एक्यूरेट मेथड होता है, स्मॉल एरिया वाले ग्राउंड के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें कम समय लगता है तथा यह विधि इकोनॉमिकल होती है। अब देखिए, इसको समझिए। मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ है, हमने ग्राफ बना लिया, किसी भी एरिया का कंटूरिंग किया, आरएल निकाला, उसको ग्राफ पर प्लॉट कर लिया। ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद हमने देखा कि उसके बीच की डिस्टेंस, मतलब जैसे दो बिंदु हैं, मान लीजिए यहाँ पर देखिए आप, ये कोई लाइन है। ठीक, इसको हमने ग्राफ पर प्लॉट किया हुआ है और हमको ये पता है और ये बिंदु पता है। मान लीजिए ये भी बिंदु पता है, पर ये बिंदु नहीं पता है हमको। तो जब हमको ये बिंदु निकालना है तो हम क्या करेंगे, ग्राफ की मदद से इन बिंदुओं का मान ज्ञात कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 10 है, तो इनके बीच का डिफरेंस ज्ञात किया 40, तो 1 2 3 4। ग्राफ में हम ऐसे ही बनाते हैं। तो इसका क्या हो गया 20, फिर यहाँ पर आ गए 60 70 80 90, ये हो गया 80। तो आरएल कितना हो गया 80 और 20। हम लोग ग्राफ की मदद से निकाल लेते हैं। तो ये सबसे आसान मेथड है और इकोनॉमिकल भी है। समझ में आ गया? इसमें हर पॉइंट का आरएल ज्ञात कर लेते हैं। समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि किसी भी कंटूर लाइन को मैप पर जब ड्रॉ करें तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है कि कोई भी कंटूर लाइन कंटिन्यूअस लाइन से खींचिए या तो डॉटेड लाइन से खींचिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि किसी भी कंटूर लाइन को खींचते समय महीन नोक वाली पेंसिल को का ही प्रयोग करें तथा किसी भी कंटूर लाइन को फ्री हैंड खींचे, क्योंकि कंटूर लाइन कभी सीधी नहीं होती है, कंटूर लाइन हमेशा टेढ़ी मेढ़ी ही बनेगी। ठीक है, देखिए कंटूर लाइन को खींचते समय काली या लाल पेन का ही प्रयोग करें। ठीक है, दूसरा है कि दो बिंदुओं के बीच को अगर मिलाना है, दो बिंदुओं को अगर मिलाना है आपस में, तो फ्रेंच कर्व का प्रयोग करें। फ्रेंच कर्व आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, फ्रेंच कर्व का प्रयोग करें। इसके बाद जब भी कंटूर लाइन ड्रॉ करें तो हर पांचवी लाइन, मान लीजिए पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, हर पांचवी लाइन को डार्क कर दे अन्य लाइनों की अपेक्षा। मतलब पहले की जो 4 लाइन थी उनसे अपेक्षा पांचवी लाइन डार्क होनी चाहिए। ठीक है ना? अब आप लोगों के सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि रिजर्वायर। आप लोगों ने देखा होगा किसी भी पॉन्ड या रिजर्वायर का जब हम कैपेसिटी या उसकी वाटर क्वांटिटी ज्ञात करते हैं, कैपेसिटी ज्ञात करते हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो कंटूर लाइन द्वारा किसी तालाब की क्षमता या किसी रिजर्वायर की क्षमता कैसे ज्ञात की जाती है? तो उसके लिए 2 फॉर्मूला है। क्या है? 2 फॉर्मूला है और इन फॉर्मूले के बेस पर न्यूमेरिकल आता ही आता है, कन्फर्म ही आता है। तो आप लोग ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रख लीजिए, बहुत सरल फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला क्या है। पहला है ट्रापेजोइडल फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, किसी भी पॉइंट की कैपेसिटी ज्ञात की जाती है। कैसे? जैसे V बराबर H इन ब्रैकेट A1 प्लस AN अपॉन 2। A1 क्या है? हाँ, आपको कोई मान लीजिए नंबर मिला। A1 क्या है? पहला नंबर A1, मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 10 मान लीजिए। तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, लाइक दिस। ओके, और AN-1 का मतलब है कि N-1, ये N है, N-1 मतलब 10 माइनस 1 बराबर 9। तो इससे एक पहले वाली संख्या ये हो जाएगी AN-1, जो यहाँ पर आपको प्राप्त होगी 9। समझ में आ गया ये फॉर्मूला। नेक्स्ट है प्रिज्मोडियल फॉर्मूला। प्रिज्मोडियल फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर H/3 इन ब्रैकेट A1 प्लस 4 A2 प्लस A4। अब देखिए यहाँ पर एक चीज मत भूलिएगा कि जो चीज आप लोग एक बार पहले आगे यूज कर ले उसको बीच में नहीं यूज करना है। यहाँ पर आप इवन वर्ड्स को यूज करेंगे, यहाँ पर ऑड को, तो ऑड में तो एक भी आएगा। तो एक आपने जब इधर A1 लिख लिया है तो आपको यहाँ पर A1 प्लस A3 प्लस A5 नहीं लिखना है। समझ में आ गया? और हाँ, अगर आखिरी का AN वो भले ही इवन हो या ऑड हो तो उसकी पोजीशन जहां पर है वहीं पर ही रहेगी। उसको मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग एग्जाम पेपर लिख सकते हैं, इससे आपकी मार्किंग अच्छी होगी। नेक्स्ट है
एच बराबर सी आई, वी बराबर कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड, ए बराबर एरिया ऑफ प्लॉट और ए एन बराबर लास्ट एरिया। मैंने बताया ना ये लास्ट एरिया हो गया, ए बराबर किसी प्लॉट का एरिया, वी बराबर कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड ये है और एच बराबर कंटूर इंटरवल। समझ में आ गया। तो चलिए ये आप लोगों का पहला यूनिट था कंटूरिंग का। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई लेक्चर लेकर आता रहूंगा। आप लोगों के एग्जाम से पहले सारे लेक्चर खत्म करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।